गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं। जो फर्स्ट मेन टॉपिक था हमारा, उसके टॉपिक है आगे 1.4 द राइज ऑफ जोतेदार, जोतेदारों का उदय। जोतेदार कौन होते थे? रिच पीजेंट्स ऑफ द विलेज वर नोन एज जोतेदार्स। उनको तालुकदार भी कहते थे, उनको जोतेदार भी कहते थे। ठीक है। जमींदार्स वॉज फेसिंग क्राइसिस बाय अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स हु वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजिशन इन द विलेज। जो लोग, जो जोतेदार, जो किसान, अपने धनी किसान अपने जो गांव में अपनी वो कर रहे थे, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, वो जमींदार के आगे, जैसे पहले मैंने पढ़ा था पहली वीडियो में, कि वो जमींदार के रेवेन्यू कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। उनको लगता था कि जमींदार तंग हो, उसको अच्छी तरह रेवेन्यू ना मिल सके, तो इसलिए वो उसको बहुत उसके रास्ते में बड़ी रुकावट डालते थे और वो अपनी पावर को विलेज में कंसोलिडेट करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। नाउ वी हैव टू नो, अब हमें ये देखना है, हमारा क्वेश्चन ये बनता है, हाउ दीज जोतेदार्स बिकमिंग पावरफुल, कि ये लोग पावरफुल कैसे हो जाते हैं। असाइनमेंट में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जोतेदार कैसे पावरफुल, ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है कि वो कैसे पावरफुल होते जा रहे थे, जबकि जमींदार के पास अंदर गांव होते थे, पर गांव में जो अमीर जोतेदार होते थे, किसान होते थे, वो कैसे पावरफुल हो जाते थे। जोतेदार हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, समटाइम्स एज मच एज 1000 एकड़्स। धीरे धीरे जोतेदारों ने क्या किया, उन्हें बहुत सारी लैंड अपने कंट्रोल में इकट्ठी कर ली। एज मच एज 1000 एकड़्स, कई बार एक जोतेदार के पास 1000 एकड़्स होती थी। दे कंट्रोल लोकल ट्रेड एज वेल एज मैनी मनी लैंडिंग। लोकल ट्रेड के में जो ज़मीन का जो पैदावार होता था, उसको बेचने का जो काम था, व्यापार का काम था, वो उसको कंट्रोल करते थे, कर लिया उन्होंने। और एज वेल एज मनी लैंडिंग। मनी लैंडिंग क्या होता है? छोटे किसानों को धन उधार देना। तो ये वाला काम भी कौन करते थे? जोतेदार करते थे, इसलिए उनकी पावर बढ़ गई थी। तीसरा क्या है? एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर और पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। अपने इलाके के जो गरीब किसान होते थे, गरीब किसान करने वाले जो फार्मिंग करते थे, किसान गरीब बंदे होते थे, किसान होते थे, उनके ऊपर भी वो अपनी पावर को पूरी तरह से प्रयोग करते थे, क्योंकि जोतेदारों की बात उनको माननी पड़ती थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर होते हैं बटाईदार, जिनको ज़मीन बटाई पे देते हैं, उनसे काम करवा कर फिर उनको आधी जो प्रोड्यूसर उनको दे देते हैं और आधी प्रोड्यूसर जो जोतेदार रख लेते थे अपने पास। हु ब्रॉट देयर ओन प्लोज, जो अपना हल लेके आते थे, अपनी लेबर करते थे फील्ड्स में, एंड हैंडेड ओवर हाफ ऑफ द प्रोड्यूस टू द जोतेदार, और अपनी आधी फसल को जोतेदार को दे देते थे। पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार्स। और जोतेदार की जो पावर थी वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली थी जमींदार से ज़्यादा। क्यों? इसका एक कारण ये भी था, एज जोतेदार लोकेटेड इन द विलेज, जोतेदार गांव में ही रहते थे, क्योंकि जो उनके पास रहता है उसकी पावर ज़्यादा होगी। अनलाइक जमींदार्स ऑफन लिव्ड इन द अर्बन एरियाज, जबकि जमींदार थे वो शहरों में रहते थे और जो जोतेदार थे वो गांव में रहते थे। ये भी एक कारण था कि जोतेदारों की पावर बढ़ती जाती थी, क्योंकि जब भी किसी को कोई मनी लैंडिंग करनी है, उधार लेना है, तो वो जोतेदार के पास ही जाएंगे, वो जमींदार के पास ही जाएंगे। अब जिससे वो उधार लेते हैं, जिसको पैसे वापस करते हैं, तो उसी व्यक्ति की जो पावर है उनके ऊपर चलेगी। तो इसी जोतेदार पावरफुल होते जा रहे थे। दे फायरसली रजिस्टर्ड एफर्ट्स बाय द जमींदार टू इंक्रीज द रेवेन्यू। वो बड़ी तेजी से वो इसमें रुकावट डालते थे कि जमींदार जो है अपने जो है उसको अपने हिस्से को और बढ़ा ना सके, रेवेन्यू को इंक्रीज ना कर सके। इसको करने के लिए जोतेदार क्या करते थे, वो उसको रोकते थे, उसके ऊपर नियंत्रण करते थे। ठीक है। जब अपना जो रेवेन्यू था बढ़ाने की कोशिश करते थे, तो जोतेदार उनको रोकने में अपना रोल अदा करते थे। जमा ऑफ द विलेज, टोटल रेवेन्यू, जब विलेज का टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करते थे, तो जोतेदार उनके रास्ते में रुकावट डालते थे। दे प्रिवेंटेड जमींदारी ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। जो जमींदार अपने ऑफिशियल को भेजता था कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू, तो वो अपने उनकी ड्यूटी करने से वो उनको रोकते थे। मोबिलाइज रॉयट्स हु वर डिपेंडेंट ऑन देम, जो रॉयट्स, जो किसान उनके ऊपर वो होते थे, निर्भर रहते थे जो जोतेदार के ऊपर, तो वो उनको सबको इकट्ठा कर लेते थे, वो उनके पक्ष में एकजुट रखते थे, वो उनको अपने पक्ष में कर लेते थे, सबको उनको खड़ा कर देते थे कि हम अभी उनको टैक्स, उनको रेवेन्यू नहीं दे सकते। एंड डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट्स ऑफ द रेवेन्यू टू द जमींदार, और जानबूझकर
जमींदार को राजस्व का भुगतान भी वो जानबूझकर देर कर देते थे, और जमींदार ने आगे देना होता था, क्योंकि जब जमींदार इनसे इकट्ठा नहीं कर पाता था तो वो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे देगा, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उसकी ज़मीन को क्या कर देते थे, नीलाम कर देते थे। आई थिंक आपने बड़ी अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ लिया होगा कि जमींदार कैसे अपना जमींदारी चलाते थे, और कैसे कौन कौन सी रुकावटें उनके रास्ते में आती थी, और कैसे जो परमानेंट टैक्स रेवेन्यू लागू किया था वो जमींदारों के लिए कैसे प्रॉब्लम बन गया था। इन फैक्ट व्हेन जमींदार्स स्टेट वर ऑक्शनड, जब जमींदार की जो इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी तो जमींदार टैक्स नहीं दे पाएगा, रेवेन्यू नहीं दे पाएगा, तो उसकी ज़मीन है क्या, ऑक्शन हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। दीज जोतेदार्स वर अमंगस्ट द परचेजर्स, कई बार जो जोतेदार जो उनको प्रॉब्लम्स खड़ी करते थे, रास्ते में रुकावट खड़ी करते थे, तो ये लोग ही उनकी ज़मींदार की ज़मीन को खरीद लेते थे। तो इससे तो उनके हज़ार एकड़ उनके पास हो गई थी, कई बार वो जमींदार की ज़मींदारी से ज़मीन ले लेते थे। द जोतेदार्स वर नॉट मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, जोतेदार वॉज मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल, जोतेदार थे जो नॉर्थ बंगाल था उसमें बहुत पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। इन सम प्लेसेस दे वर नोन एज घंटीदार्स और मंडाल्स, कई जगह पे इनको क्या बोलते थे, हौलदार्स, कई कई जगह पे इनको मंडाल्स जहाँ हौलदार भी हवलदार भी कहा जाता था। जहाँ घाटीदार भी मंडाल कहते हैं उसको भी। मंडाल मीन्स जो बहुत सारी ज़मीन के मालिक हों। तो ऐसे जो जोतेदार थे वो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोतेदार जो है अपने अपने गांव में कैसे शक्तिशाली होगी। तो 5-7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ये बना के दिए हैं, इस तरीके से ये पावरफुल होगी। देयर राइज इनवेटिवली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी, जब वो जोतेदार जो किसान में जो गांव में अपने किसान ही पावरफुल हो गए तो ज़मींदार की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो कमज़ोर होती चलेगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है 1.5, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब ये जो है जमींदार अपनी जो है ज़मीन को ऐसे ही उनके पास रिटेन हार देंगे या उनको बेच देंगे, ऐसे भी नहीं है। अब जमींदारों ने कैसे प्रतिरोध किया, इस बात का कैसे प्रतिरोध किया कि जो जोतेदार थे उनको टैक्स इकट्ठा करने में प्रॉब्लम करते थे, तो उनको कैसे प्रतिरोध किया, कैसे उन्होंने अपनी जमींदारों को बचाया। तो द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल एरिया डिड नॉट क्लैप्स, ये नहीं कि पूरी तरह अगर जोतेदार ज़मीन खरीद लेते हैं या उनको रजिस्ट करते हैं या उनको टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में प्रॉब्लम करते हैं, तो उन्होंने अपनी जो ज़मींदारी है उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, जहाँ उनकी सत्ता समाप्त होगी, ऐसा नहीं है। ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पॉसिबल ऑक्शन ऑफ देयर स्टेट्स, ड्यू टू हाई रेवेन्यू, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हाई डिमांड रखी गई रेवेन्यू की, और पॉसिबल ऑक्शन स्टेट्स, और उनकी स्टेट्स की ऑक्शन भी हो सकती थी। दे डिवाइज्ड न्यू स्ट्रैटेजीज, तो जमींदारों ने भी क्या नए नए तरीके अपना लिए अपनी जमींदारी को बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, मैंने इसको दिया हुआ आपको ये भी, कि जमींदारों ने अपनी जमींदारी को बचाने के लिए कौन कौन सी नई स्ट्रैटेजीज शुरू की, नई स्ट्रैटेजीज स्टार्ट कर दी। सबसे पहले एक तो हम पढ़ चुके हैं पीछे, वर्धमान की जो राजा वर्धमान की जो स्टेट की सेल हुई थी, फिक्टिशियस सेल्स। सबसे पहला तरीका क्या किया, फिक्टिशियस सेल्स, जब उनकी नीलामी होती है तो उनके अपने ही लोग, उसके अपने सर्वेंट या उसके एजेंट ही उस भूमि को खरीद लेते थे। वॉज वन सच स्ट्रैटेजी। फॉर इंस्टांस राजा ऑफ वर्धमान, जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारीज टू हिज मदर। एक तो ये तरीका है कि उन्होंने फिक्टिशियस सेल की, दूसरा क्या था, पहले उन्होंने अपनी माँ के नाम पे फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारीज टू हिज मदर, अपनी माँ के नाम पे उसको जमींदारी को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब कि जो प्रॉपर्टी थी, स्टेट थी, उन्होंने अपनी माँ के नाम पे कर दिया उसको। सिंस कंपनी हैड डेक्रीड, कंपनी ने एक डेक्री की हुई थी, डेक्री मीन्स एक ऐसा नियम लागू किया हुआ था, उन्होंने ऐसा मतलब कि नियम लागू किया हुआ था कि वो निर्णय ले रहे थे इस तरह की संपत्ति को, दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, कि जो औरतों के नाम पे जो प्रॉपर्टी है तो वो उसको अंग्रेज या उसको जो कंपनी है वो उसको नहीं लेगी। तो दो तरीके हो गए, जहाँ से पहला फिक्टिशियस सेल होगी प्रॉपर्टी की, करवा के अपने पास रख ली, और दूसरी अपने मदर के नाम पे, जहाँ लेडीज़ के नाम पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। हिज एजेंट मैनिपुलेटेड ऑक्शंस, जो उसके एजेंट्स होते थे, जमींदार के आदमी होते थे, वो खरीद की ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को बेचने में तोड़ मरोड़ कर देते थे। कई बार ऊंची बोली लगाती, कई बार कम बोली लगा के उसको ऑक्शन को
तो मैनिपुलेट कर देते थे, अपने बस में अपने लिए उनको मैनिपुलेट कर ले। मैनिपुलेट क्या करना था, जोड़ तोड़ करना, कि ऐसे ऑप्शन लगाई कि जो प्रॉपर्टी थी वो उनके पास ही जाएगी। द जमींदार्स नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड, जमींदार कभी भी पूरी डिमांड जो रेवेन्यू होता था कभी पूरा रेवेन्यू नहीं पे करते थे। द कंपनी रेयरली रिकवर्ड द अनपेड बैलेंसेस दैट हैड पाइल्ड अप, जो कंपनी थी वो बहुत कम होता था कि वो जो अनपेड बैलेंसेज है उनको इकट्ठा ले सके। तो जो ये सारे पाइल्ड अप होते थे, पाइल्ड अप मीन्स जो उनके पास बैलेंस रह गया वो इकट्ठा होता जाता था, कंपनी कभी उनसे ले नहीं सकती थी। अगर लेने के लिए ऑक्शन करती थी तो उनके लोग ही ऑक्शन करके उस ज़मीन को कम रेट में खरीद लेते थे। देयर वर अदर वेज जमींदार सरकमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट, और भी तरीके थे जमींदारों के पास जो उनकी अपनी ज़मीन थी उनको प्राप्त करने के लिए, और भी जो उनके पास तरीके थे। जैसे मान लो एट द टाइम्स देयर एजेंट वुड बी अटैक्ड बाय द व्हेन पीपल आउटसाइड द जमींदारीज, जब उनके जो जमींदारी के बाहर वाले लोग, जैसे कहते हैं जोतेदारों ने खरीदने लगे, कोई बाहर वाला व्यक्ति आके उनकी ज़मीन को खरीदता था। बॉट एन स्टेट एट एन ऑक्शन, किसी नीलामी में उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी भू संपदा को किसी और ने खरीद लिया बाहर से, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोसेशंस, उनको कभी भी उसका अधिकार नहीं मिलता था, कभी भी वो इसको ले नहीं सकते थे। उनके ऊपर कभी भी उनको कब्जा नहीं मिलता था। पोसेशन मीन्स क्या था, कब्जा नहीं मिलता था उनको उसके ऊपर। क्यों नहीं मिलता था? एट टाइम्स देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय द लठायत्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार, जिसकी जमींदारी होती थी, जिसका पहले वो भूमि होती थी, उसके लठायत में जो लाठियों वाले लोग उन्होंने अपने पास रखे होते हैं अपने, वो उसके ऊपर अटैक कर देते थे। देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय द लठायत, जो जमीन खरीदने आते थे उन एजेंट्स को लठायत लाठियाँ से मार मार कर भगा देते थे। समटाइम्स रॉयत रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर, कई बार ऐसा भी होता था जो जमींदार के रॉयस होते थे, जो जमींदार के उस गांव के किसान होते थे, वो भी किसी आउटसाइडर को एंटर नहीं करने देते थे। वो कहते थे जो हमारा जमींदार है वही आएगा, हम किसी और को एंटर नहीं करने देंगे। बाय बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी डिप्रेशन इन द प्राइसेज ओवर दस दोज, आपको पता है 19th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ था, डिप्रेशन हुआ था। डिप्रेशन मीन्स कीमतों में बहुत कमी आ गई थी। दस दोज हु हैड सर्वाइव्ड द ट्रबल्स ऑफ 1790s, जो इस मुसीबत से बच गए, कंसोलिडेटेड देयर पावर, उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया, उन्होंने अपनी पावर को पक्का कर लिया। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर आल्सो मेड फ्लेक्सिबल, उन्होंने क्या किया, जो रूल बहुत सख्त रूल बनाए हुए थे, जैसे सनसेट लॉ था, जो और भी तो ऐसे रेवेन्यू जो पेमेंट के रूल्स थे उनको क्या फ्लेक्सिबल किया गया, उनको थोड़ा चेंज किया गया। ऐसे नहीं कि जैसे एक बार उन्होंने बना दिए थे परमानेंट सेटलमेंट की सनसेट पे देना होगा, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया। एज ए रिजल्ट द जिमीदार्स पावर ओवर विलेज वॉर स्ट्रेंथन, और ऐसे जिमीदार की जो पावर थी विलेज के ऊपर, अपनी पावर को उन्होंने ताकतवर कर लिया था। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, अगर आपने पढ़ा हो, आपके सिलेबस में नहीं था वैसे, 1930s में एक ऐसा डिप्रेशन आया था जिसमें सारे वर्ल्ड में आया था डिप्रेशन, कि सारे सामानों की कीमतें बहुत कम हो गई थी और जो इकोनॉमी एकदम कमज़ोर हो गई थी 1930 में। दैट दे फाइनली कोलैप्स्ड, इस समय पे जो जमींदार थे पूरी तरह फाइनली कोलैप्स हो गए थे, उनकी जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई थी। एंड द जोतेदार कंसोलिडेटेड देयर पावर इन द कंट्री साइड, और उस समय जोतेदार, क्योंकि जो गांव में रहते थे, जो जोतेदार रिच किसान होते थे, उन्होंने अपनी पावर को फिर वहाँ पे पक्का कर लिया था, अपनी पावर को स्थापित कर लिया था गाँव में। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए, जहाँ पे एक तो जिमींदारों ने कैसे अपने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई अपनी जमीन स्टेट को बचाने के लिए, और जोतेदार कैसे पावरफुल हो गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ये तकरीबन आ जाता है। तो बच्चे कई बार यही नहीं समझ पाते कि जोतेदार कौन है, जोतेदार क्या होते थे, उनकी पावर कैसे कंसोलिडेटेड हो गई थी। जो गाँव में रहने वाले अमीर किसान होते थे उन्हें क्या बोलते थे, जोतेदार बोलते थे। तो वो जो जोतेदार थे उनकी पावर कैसे बढ़ गई। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 1.6 सब टॉपिक है। अभी हम सब टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है 1 है और उसके पार्ट्स कर रहे हैं, अभी थोड़े से ज़्यादा पार्ट्स हैं इसके। 5th रिपोर्ट, अब हम कर रहे हैं 5वीं रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी कई बार आ जाता है ये। 5th रिपोर्ट क्या है, अब हम इसे पढ़ेंगे। 5th रिपोर्ट क्या है, ये कब कहाँ पेश की गई, इसको किसने तैयार किया, इसको पेश करने के क्या कारण थे, इसकी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारा हम इस 5th रिपोर्ट में पढ़ेंगे।
Fifth report was a series of reports on the administration and activities of the East India Company in India was submitted to the British Parliament. ये रिपोर्ट क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट है, सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स है, जैसे हम पांचवी कहें तो इससे पहले भी तो रिपोर्ट्स पेश हुई होंगी, इसका मतलब तो सीरीज ऑफ रिपोर्ट है जो जो भारत में जो चल रहा था ब्रिटिश के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था और जो क्रियाकलाप जहाँ पे किए जा रहे थे उनके विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई 1813 में 1813 में एक रिपोर्ट पेश की गई। उसे क्या बोलते हैं? पांचवी रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जो किसके बारे में रिपोर्ट थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, उसकी एक रिपोर्ट है जो सबमिट की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन 1813। इट रैन इनटू 1002 पेजेस। इसके इतने पेजेस थे और विच ओवर 800 पेजेस वर अपेंडिक्सिस दैट रिप्रोड्यूस पटिशंस ऑफ जमींदार एंड रॉयल्स। क्या था इसमें? 1002 की तो पेज की तो ये थी सारी रिपोर्ट थी और 800 पेज ऐसे थे जिसमें जमींदारों ने पटिशंस की हुई थी या किसानों ने अर्जियाँ डाली हुई थी जो रिप्रोड्यूस की हुई थी सरकार के पास, वो अर्जियाँ थी इसमें। दूसरा इसमें और क्या था? रिपोर्ट्स ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो ज़िले थे उनके जो कलेक्टर्स थे उनकी रिपोर्ट्स थी इसमें। स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया गया उसके टेबल्स बने हुए थे। नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल एंड मद्रास रिटन बाय ऑफिशियल, जो ऑफिशियल ने जो रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट लिखी हुई थी, नोट्स लिखे हुए थे जो, वो सारे इस रिपोर्ट में थे। तो ये सारे इसमें क्या था? तो 4 पॉइंट्स इसमें हैं। पटिशन ऑफ जमींदार, रिपोर्ट्स ऑफ द कलेक्टर्स, स्टैटिस्टिकल टेबल ऑफ द रेवेन्यू रिटर्न और रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल एंड मद्रास। तो जो सारा कुछ इस रिपोर्ट में था ये 1813 में इस रिपोर्ट को पेश किया गया। कहाँ किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया। फ्रॉम द टाइम कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन बंगाल इन द मिड सिक्सटीज़ में 1757 में सबसे पहला युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो 57 में सबसे पहले सौरजदौला को हरा के कंपनी 1760s के मध्य में आई थी। इट्स एक्टिविटीज़ वर क्लोजली वॉच्ड एंड डिबेटेड इन इंग्लैंड। जो क्रियाकलाप जहाँ पे होते थे वो सारे बड़े तरीके से बड़े क्लोजली वॉच किए जाते थे इंग्लैंड में और उसकी डिबेट भी होती थी। लोग उसके ऊपर बातें भी करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में वो बात चर्चा की जाती थी। बारीकी से नज़र रखी जाती थी इसके ऊपर कि क्या कर रही है कंपनी वहाँ पे। अपोजिशन इन इंग्लैंड, कंपनी की अपोजिशन इंग्लैंड में थी। कैसे? देयर वर मैनी ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज द मोनोपोली दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ओवर द ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। बहुत सारे ऐसे ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इस बात की विरोधता करते थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में और चाइना में व्यापार करने के लिए मोनोपोली क्यों दी गई है। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार उनका ही क्यों है, और भी तो कंपनियां जा सकती हैं इंडिया और चाइना में, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों दी गई है, इसका भी लोग विरोधता करते थे वहाँ पे। इससे हमें पता चलता है ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए जहाँ पे आई थी और जहाँ के भारत में छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ जो भारत को देखा और छोटे छोटे राज्यों के ऊपर कंट्रोल आपस में लड़ने के कारण, तो क्या था, अंग्रेजों ने जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी उसने जहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। तो ये तो एक अलग से बात बता रही हूँ आपको कि जो कंपनी एक व्यापार करने के लिए आई होती है तो उसके जो व्यापारी लोग और थे वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो इसकी विरोधता करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों दिया गया और बहुत सारे ग्रुप हैं उनको भी भारत में अधिकार, चाइना में अधिकार दिया जाना चाहिए। दीज ग्रुप्स वांटेड अ रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्ट। एक रॉयल चार्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा गया था। दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। एक रॉयल चार्ट के द्वारा एक रॉयल कानून था जिसके द्वारा इस कंपनी को जहाँ भेजा गया था शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए। जो शाही फरमान के द्वारा इस कंपनी को भेजा गया उसको रद्द किया जाए और रिवोकेशन की जाए, द्वारा किसी और कंपनी को भी मौका दिया जाए। मैनी प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन द इंडिया। मैनी प्राइवेट ट्रेडर्स, बहुत सारे और व्यापारी, जिसमें पहले बताया आपको इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडिया के व्यापार में अपना शेयर चाहते थे।
ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट कीन टू ओपन इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स। वहाँ के जो और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी चाहते थे कि भारत की मार्केट को अंग्रेजी मैन्युफैक्चर्स, अंग्रेजी जो सामान बनता है उनको भी वहाँ पे बेचने का अधिकार दिया जाए। यानी कि सिर्फ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी करे, व्यापार में हिस्सा इनको भी मिलना चाहिए। मैनी पॉलिटिसाइज्ड ग्रुप argued the conquest of Bengal only benefiting in the ईस्ट। और ये भी विरोधता होती थी वहाँ के कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया और जिसका फ़ायदा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही है, नॉट द ब्रिटिश नेशन। इसमें ब्रिटिश नेशन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो अपने को ही फ़ायदा दे रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप जो पार्टियाँ थी ये भी दलील देती थी। इंफॉर्मेशन अबाउट मिसरूल एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन। जो भारत में मिस रूल हो रहा था, हमने बताया कि हमारे साथ कितना जहाँ पे भेदभाव और कितना व्यापार में भी कितना भेदभाव हो रहा था, और मल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था वो अच्छा नहीं हो रहा था। इसकी ब्रिटेन में बहुत ही डिबेट होती थी, चर्चा होती थी इस बात पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे जाके गदर मचा रखा है, बहुत ही गलत तरह का काम कर रही है। Incidents of greed and corruptions of officials of company were widely publicized in the press। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जो जहाँ पे बहुत लालच से धन इकट्ठा कर रहे थे और करप्शन भी कर रहे थे, और लोगों से धन ले रहे थे, भ्रष्टाचार की घटनाओं को भी वहाँ की प्रेस में वाइडली बहुत अच्छी तरह पब्लिसाइज किया जाता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर्स हैं वो वहाँ जाके भारत में ऐसा कर रहे हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ सीरीज ऑफ एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, संसद ने बहुत सारे एक्ट पास किए इन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी हम कह सकते हैं 1790 से लेकर 1800 तक, 1799 1800 तक। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में कंपनी के रूल को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई एक्ट पास किए गए। It forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committee to inquire into affairs of the company। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि हमने जो रिपोर्ट है क्यों पेश की गई, क्योंकि उनको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसने कंपनी को मजबूर किया कि वो अपनी रिपोर्ट भेजा करे, रेगुलर रिपोर्ट भेजा करे ब्रिटेन में, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की, और जो एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी जो कमेटी कंपनी के अफेयर्स के बारे में पार्लियामेंट में खबर देगी। तो 5वीं रिपोर्ट इसी करके भेजी गई कि एक उन्होंने कमेटी बिठाई जिसने 5वीं रिपोर्ट को तैयार किया। द 5th रिपोर्ट वॉज अ सच रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट थी प्रोड्यूस्ड बाय द सिलेक्ट कमेटी। जो पार्लियामेंट ने कमेटी सिलेक्ट की थी, सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे क्या बोलते हैं, 5th रिपोर्ट। इट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ये जो रिपोर्ट थी इसमें बहुत सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी हुई थी। इसके ऊपर बहुत ही गंभीर वाद विवाद हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, क्या कर रही है भारत में, इसके ऊपर अब पता चल गया। आपको ये समझ आ गया कि 5वीं रिपोर्ट क्यों बनाई गई। ये सारे पॉइंट्स इसी के हैं कि अगर मान लो कई बार वो फेर बदल करके ना क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं कि 5वीं रिपोर्ट क्यों बनाई गई, क्यों पेश की गई, तो उसके सारे कारण ये हैं क्योंकि ब्रिटेन में और सारे बहुत ट्रेडर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो चाहते थे कि उन्हें भी इंडियन मार्केट को उनके लिए भी खोला जाए। ये नहीं कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक ये भी बात कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने अधिकार में करके सिर्फ उसका फ़ायदा अपनी कंपनी को हो रहा है, ना कि पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को हो रहा था। इसको पता करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई एक्ट पास किए जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर किया गया कि वो अपनी रिपोर्ट भेजे कि वहाँ पे वो क्या काम कर रही है और कैसे कर रही है। ठीक है जी, 5th रिपोर्ट मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझाई और इसका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है उनको निकाल के लिख सकते हो आप। इम्पॉर्टेंस ऑफ द 5th रिपोर्ट। आप देख रहे हैं रिपोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतनी चर्चा में रही इंग्लैंड में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द एविडेंस कंटेन्ड इन द 5th रिपोर्ट इज़ इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसमें जो इस रिपोर्ट में 5वीं रिपोर्ट में तैयार की गई थी ये बहुत ज़्यादा वो थे, साक्ष्य बहुमूल्य थे, बहुत ही इसकी कीमत थी। क्यों
कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के किसानों के साथ क्या कर रही है, कैसे कर रही है। बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक दिस हैव टू रीड केयरफुली। वी नीड टू नो हु रोट द रिपोर्ट्स एंड वाई दे वर रिटन। अब ये हिस्टोरियंस के लिए पॉइंट है कि वो रिपोर्ट्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि ये रिपोर्ट किसने लिखी, किसके द्वारा लिखवाई गई और क्यों लिखवाई गई। इनको ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट्स की जो एविडेंस है इसकी इंपॉर्टेंस को हम बता सकते हैं। इनफैक्ट रिसेंट रिसर्चर्स शो, आज के जो रिसर्चर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं, आज के जो वो कर रहे हैं सरकारी रिपोर्टों को पढ़ना, जो आधुनिक शोध हुए हैं, आधुनिक शोधकारों ने जो देखा उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं दैट एविडेंस ऑफर्ड बाय द फिफ्थ रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, कि इसको आलोचना के बिना, जो पांचवी रिपोर्ट के वो है तर्क है और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया। आलोचना का मतलब ये देखना कि ये ठीक है या गलत है, इनकी जांच करना कि जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो सही था या नहीं सही था। ये कई शोध कार्य ऐसे चल रहे थे। Researchers have carefully examined the archives of various Bengal जमींदार्स। जो शोधकर्ता थे उन्होंने बंगाल के औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखगारों और जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानी से जांच पड़ताल की। डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड थे उनको भी और जो जमींदारों के रिकॉर्ड थे उनको भी बड़े ध्यान से देखा। अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन द रूरल बंगाल, दे इंडिकेट दैट इंटेंट ऑन क्रिटिसाइजिंग द मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कि जिसने जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट थी वो इसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान था। लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। जिन्होंने रिपोर्ट लिखी वो इसलिए तुले हुए थे कि हमने जो कंपनी की है रिपोर्ट है जो बुरी लिखनी है, जहाँ उसकी कुप्रशासन के बारे में लिखना है, जो उसकी अच्छी बातें उनके बारे में नहीं लिखना। द फिफ्थ रिपोर्ट एग्जीक्रेटेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जिम्मेदारी पावर्स। फिफ्थ रिपोर्ट ने परंपरागत जिम्मेदारी सत्ता के पतन का वर्णित अतिरंजित है, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है फिफ्थ रिपोर्ट में कि भारत की जो ट्रेडिशनल जमींदारी प्रथा थी उसको कंपनी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पर हमने देखा, पीछे पढ़ के देखा हमने लेसन में कि ऐसा नहीं है कि जमींदारों की जमींदारी ख़त्म हो गई, क्योंकि जमींदारों के पास बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिससे उन्होंने अपनी जमींदारी को बचाए रखा। एंड आल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड्स। और जो जमींदार थे वो अपनी लैंड को कैसे खोते जा रहे थे इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। तो एज वी हैव सीन व्हेन जमींदारीज वर ऑक्शन्ड, जमींदार्स वर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस्ड। जमींदार सिर्फ अपनी ज़मीन को कभी छोड़ते नहीं थे। गिवन द इंजीनियस मेथड्स दे यूज टू रिटेन देयर जमींदार्स, अपनी जमींदारी को बताने के लिए वो कई तरह के हथकंडे अपनाया करते थे। तो ये रिपोर्ट की बारी क्रिटिकल रिपोर्ट है जी, ठीक है, कि इसके जो कंटेनमेंट है, जो कंटेंट इसमें लिखे गए हैं वो इनवैल्यूएबल है, बहुत कीमती हैं। परंतु अगर हम रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सिलेक्ट कमेटी भेजी गई थी, उसकी भावना ये थी कि हमने आके जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। तो इसलिए ये रिपोर्ट ज़्यादा वैल्यूएबल हुई थी हमारे पढ़ने के लिए कि ये इसके साथ हमने डिस्ट्रिक्ट के सारे जो अकाउंट्स थे, डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड्स थे या ज़मींदारों के रिकॉर्ड्स थे, उनको सबको एग्जामिन करने का एग्जामिन किया गया। इसके साथ उन सबको एग्जामिन किया गया। इसके बाद मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, असाइनमेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको इससे इतनी वीडियो में से मिल जाएंगे। हाउ डिड जोतेदार रजिस्ट द जमींदार्स, गिव एनी 2 पॉइंट्स। जोतेदार जमींदार के आगे रुकावट कैसे पैदा करते थे? वो जो अपने गांव के लोग होते थे उनको डेलिबरेटली उकसाते थे कि वो उनको टैक्स या रेवेन्यू के धन को ना दे, और सारे जो गांव होता था उसके ऊपर कंट्रोल भी खुद करके रखते थे। वो जमींदार के रास्ते में रुकावट डालते थे। वट वर द स्ट्रैटेजीज दैट जमींदार्स अडोप्टेड टू रिटेन देयर स्टेट्स। जमींदार अपनी जिम्मेदारी को बचाने के लिए, जमींदार अपनी भू संपदा को बचाने के लिए जमींदार कौन कौन से तरीके अपनाते थे, ये आपने देख ही लिया कि वो जब नीलामी होती थी उनके अपने सर्वेंट और एजेंट ही खड़े होते थे, और दूसरी ओर कई बार वो अपनी
जो मदर के नाम पे जो ज़मीन को, जो भू संपदा को ट्रांसफ़र कर देते थे। और तीसरा हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई बाहर से आके उनकी ज़मीन को खरीद लेता था तो जो लठैत थे वो कभी उसके ऊपर कब्जा नहीं करने देते थे। तो 3-4 पॉइंट बनते हैं इसके, तो ये तीन आप इसमें से लिख सकते हो। व्हेन वाज द 5th रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या थे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई और इसको पेश करने के क्या उद्देश्य थे, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमें भी भारत के व्यापार में हिस्सा दिया जाए, इसलिए वो उसकी विरोधता करते थे हमेशा। इसके बारे में वहाँ पे वाद विवाद होता था, और इस वाद विवाद के कारण ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक एक्ट पास किया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी रिपोर्ट, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट, अपनी कार्यविधियों की रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्वेश्चन द्वारा बता रही हूँ कि इसमें कैसे लिखना है आपने। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ 5th रिपोर्ट क्रिटिकली एग्जामिन। क्या आपको लगता है कि जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस तो है ये इनवैल्यूएबल है। इसके साथ ही जमींदारों के रिकॉर्ड देख सके हम, इसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड को पढ़ा गया। परंतु क्रिटिकली के मतलब क्या है? क्रिटिकल में आलोचनात्मक ढंग से विवरण करना, कि आपको क्या ठीक नहीं लगा वो भी बताना। क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी है जो इस भावना के साथ लिखी गई कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बदनाम ही कर रहे हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में ही लिख रहे हैं। तो इसलिए भी इस विरोध करने के लिए लगे हुए थे जो ऑफिसर लगाया गया था। तो इस पॉइंट से भी हम इसको लिख सकते हैं। 5वीं रिपोर्ट का महत्व क्या है? आलोचनात्मक ढंग से विवरण दें। हाउ डिड ज्योतिदास बिकेम पावरफुल, राइट एनी 3 रीजन्स। मैंने तो आपको बहुत सारे रीज़न लिखे हैं, 7-8 लिखे रीज़न लिखे हैं कि कैसे वो पावरशाली हो गए। 3 कारण लिखें ज्योतिदास शक्तिशाली कैसे हो गए। बहुत आसान है इसके लिए। एक तो उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, हज़ारों की एकड़ की ज़मीन उनके पास होती थी कई बार, और एक वो गांव में ही रहते थे। तो जो वहाँ पे छोटे किसान थे उनके ऊपर वो अपना अधिकार जमा के रखते थे, और कई बार उनको मैनी लैंडिंग भी देते थे, जिसके कारण जो छोटे जमींदार थे, छोटे किसान थे, वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते थे। तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं इसमें अपने लिखने के लिए। तो ये असाइनमेंट पूरी आपका फर्स्ट जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको इसका सेकंड टॉपिक करवाऊंगी। सेकंड मेन टॉपिक है जो सेकंड है, उसमें हम कल इसको करेंगे। ओके, थैंक यू। बड़े ध्यान से तैयारी करना। मैंने आपको बताया अभी कि मैं रिवीजन भी करवाऊंगी आपको। रिवीजन में ये होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। ये तो हमने लिख दिया ना क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, ये मैं आपको रिवीजन की जो वीडियो भेजूंगी उसमें कहूँगी। इसमें आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आएंगे। 1 नंबर। अगर कोई ध्यान से रिपोर्ट सुनोगे ना आप इसको वीडियो को, तो आपको क्वेश्चन मेरे को लगता है साथ ही ज़्यादा हो जाएंगे। मैं इतनी अच्छी तरह इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे क्लास में रिपीट करती थी ना, वैसे ही मैं इसको रिपीट कर रही हूँ बार बार आपके वीडियो में। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू।